तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, इनकी बेटी है के कविता। बीते दिनों के कविता का नाम काफ़ी ज़्यादा उछाल में है। इसका कारण क्या है? सुनने में आ रहा है कि किसी प्रकार के दिल्ली के लिकर स्कैम की तारें के कविता से जुड़ी हुई हैं। तो कैसे दिल्ली की तारें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक पहुंची, इसको समझने के लिए इस वीडियो को हम अंत तक देखेंगे। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 का सोशल मीडिया चैनल खबर बेबाक। भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, 2014 से 18 तक केसीआर सरकार के कैबिनेट में कोई भी महिला शामिल नहीं थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे कविता का पार्टी पर पूरी तरह से पकड़ बनाए रख सकें। तब वे निजामाबाद की सांसद हुआ करती थी। अब दिल्ली लिकर स्कैम के प्रमुख साजिशकर्ता के तौर पर उनका नाम उछाल मार रहा है। इन सभी चीज़ों के बीच में बीजेपी ने के कविता पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है वो आरोप, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि तेलंगाना सरकार तेलंगाना आंदोलन के दौरान भी किसी प्रकार से किसी के सामने नहीं झुकी थी, लेकिन अब दिल्ली शराब घोटाले में कविता का नाम सामने आने के बाद पूरे राष्ट्र के सामने उनका सर शर्म से झुक चुका है। अब कविता के सामने कुछ नई मुसीबतें और कुछ और नए चैलेंजेस आ चुके हैं। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि ईडी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी को दिल्ली आबकारी नीति के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा गया है। कविता को 9 मार्च के दिन एजेंसी के सामने गवाही देने के लिए कहा गया है। जानकार बताते हैं कि कविता को इसलिए बुलाया गया है ताकि उनका आमना सामना हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई से कराया जा सके, जो साउथ ग्रुप के एक कथित फ्रंटमैन हैं, जिसे बीते सोमवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट में कविता का नाम है। उन पर आरोप है कि उनके पास शराब कंपनी इंडो स्पिरिट्स में 65% हिस्सेदारी है। इस मामले में पिछले 11 दिसंबर को भी पूछताछ की गई थी। पिल्लई ने यह भी दावा किया है कि सौदे के तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था और इसमें कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट्स को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली थी। पिल्लई ने साथ में यह भी बताया कि वो कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करता था और उनका पार्टनर भी था। उसने ये भी बताया कि पार्टनर बनने के जरिए इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था भी उसी ने की थी। आगामी बरस है इलेक्शंस यानी कि चुनाव, और उसके पहले हमारे देश में जितनी भी बुराइयां, जितनी भी खराबियां, जितनी भी कुरीति, जितना भी करप्शन है, उसे साफ करने की एक बहुत ही तेज पहल चलाई हुई है। अब इस पहल के तहत हर वो सरकारी एजेंसी जो इस सफाई में अपने हाथ गंदे कर पाती है और करना चाहती है ताकि हमारा देश साफ रह सके, इस पूरे मुद्दे को कुछ पार्टियां, ऑपोजिशन और अलग अलग पार्टियों द्वारा इस तरह से बताया जा रहा है जैसे कि केंद्र सरकार या ऐसा कहें कि लीडिंग पार्टी बाकी सारे ऑपोजिशन पार्टी को टारगेट कर रही है। एक तरह का विच हंट चल रहा है। तो क्या है मामला, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे विपक्षी नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाती रहती हैं। कुछ दिन पहले ही राजनीतिक पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा था। इसमें केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया गया था। इस पत्र में लिखा था कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद कई सारे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, केस दर्ज किया जा रहा है और उनके यहाँ छापे मारे जा रहे हैं या फिर पूछताछ की जा रही है। कोई भी जांच एजेंसी जब भी किसी प्रकार के काम को करने जाती है, देश की साफ सफाई में अपने हाथ गंदे करने जाती है, तो किसी न किसी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सबको तकलीफें होती है। ये सारी खबरें हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी हमारे लिए बाकी दिनचर्या की खबरें होती हैं। हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार क्या वाकई सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो आप हमें लिखकर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपने ओपिनियन दें और इस प्रकार की रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए IBC 24 के सोशल मीडिया चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करें।